ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। खैर मकदम है। मैं आज मेंस के सीरीज में आज क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं चर्चा करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि jurisdiction of court to decide a dispute arising out of contractual relation cannot be decided an agreement between the parties. यानी jurisdiction of court to decide a dispute arising out of contractual relation cannot be decided by an agreement between the parties. ये है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि न्यायालय के जुरिडिक्शन का डिटरमाइन करना है और उस समय माना जाता है जहां कंट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन का जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, ना कि पार्टीज के बीच में किए गए एग्रीमेंट से डिटरमाइंड होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले ये बात हम देख लें, जुरिडिक्शन से तय होता है। जुरिडिक्शन क्या होता है, जुरिडिक्शन सब बात करते हैं। तो जुरिडिक्शन की मतलब जब हम बात करेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हम जुरिडिक्शन के बारे में बताता है। जुरिडिक्शन एक धारा 6 में बताता है, जो कि वो जो है आपके जो है धारा 6 में जो है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन तय करता है। उसके बाद में धारा 15 से लेकर 25 तक जुरिडिक्शन सीपीसी में बताता है। अब सामान्य नियम की धारा 15 में ये कहता है कि जुरिडिक्शन जो है वही मामला संस्थित करना जहाँ लोएस्ट कोर्ट हो, यानी आपको लोएस्ट जुरिडिक्शन जहां से अराइज होता है, न्यूनतम श्रेणी का मामला जो अराइज होता है उसी, और उसके बाद में ये भी देखा जाएगा कि उसमें धन संबंधी कितने मामले, कितने का मामला है, धन संबंधी का मूल्यांकन करके उच्चतर हाईएस्ट श्रेणी के मामले को जो है जो कोर्ट सुनने लायक हो उस कोर्ट में कंप्यूटर सुना जाएगा। इस तरीके से धारा 15 से लेकर 22 तक जहाँ कोई विषय है, सब्जेक्ट मैटर है, और उसके बाद में जो कोई बाउंड्री सर्टेन है कि नहीं असर्टेन है, कोई पार्ट इस पार्टी जुरिडिक्शन में, कोई पार्ट उस जुरिडिक्शन में है, तो सारे के सारे कंडीशन जो वहां बताए गए हैं। अब ये कहें न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार से मुराद है कि न्यायालय की जो अख्तियार है जिसके अंदर किसी वाद या अपील, किसी भी वाद या अपील आवेदन ग्रहण कर सकता है। वाद या अपील में जो है क्या आवेदन ग्रहण कर सकता है और सुनवाई के बाद निर्णय दे सकता है, और सुनवाई भी हो जाता है और निर्णय भी दे सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय इस प्राधिकार प्रयोग कानून के बनाए गए साधनों के अनुसार आरोपित सीमाओं के अंतर्गत जो है कार्य करेगा। ठीक है। अब पहला है कि वाद की विषय वस्तु, जो वाद की विषय वस्तु होता है, और दूसरा कहता है आदेश पारित करने की अख्तियार यानी शक्ति और क्या नाम है राइट्स। ठीक। न्यायालय की जुरिडिक्शन जो है सर्टेन है। पहले क्या है, स्थानीय है, स्थानीय जुरिडिक्शन होता है, और दूसरे क्या है, दूसरे जो धन संबंधी जुरिडिक्शन होता है। स्थानीय जुरिडिक्शन होता है और धन संबंधी होता है। अतः न्यायालय के क्षेत्राधिकार निर्धारण के लिए जो न्यायालय का जो जुरिडिक्शन है वो डिटरमाइन करने के लिए प्रदत्त होता है कि पक्षकारों में नीत होगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 28। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 28 ये स्पष्ट करता है कि कोई भी करार जो पक्षकारों के बीच संविदा के अंतर्गत या संविदा के संबंध में अपने अधिकारों का साधारण न्यायालय में समान वैध कार्रवाई को अनुपालन करने से पूर्व से रोकता है। अगर एब्सोल्युटली वो रोकता है, विधिक कार्रवाई करने को अवरोधक करता है, तो ये बात है कि जो हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन कैन नॉट बी डिसाइडेड एन एग्रीमेंट। तो हम ये बात करते हैं जब भारतीय संविधान अधिनियम में यह स्पष्ट कर देती है कोई भी करार यानी कोई भी एग्रीमेंट जो है पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग संविदा के रिलेशन यानी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन के राइट्स जनरल कोर्ट यानी जनरल अदालत में समान वैध कार्यवाही लीगली प्रोसीडिंग समान वैध कार्यवाही द्वारा जो है अनुपालन करने से पूर्ण रूप से रोकता है। अगर लीगली इन्फोर्समेंट करने से रोकता है तो जिस विस्तार से इस प्रकार रोकता है उस विस्तार से क्या होगा, वाइड होगा। अगर जिस विस्तार से वो जो क्या नाम है समान वैध कार्यवाही जो अनुपालन करने से पूर्ण रूप से रोकता हो, जिस स्तर पर रोकता हो, वो क्या है
जिस विस्तार से रोकता है वो क्या शून्य है। अब भारतीय संविधान अधिनियम में यह भी प्रावधान करता है कि विधिक कार्यवाही के लिए विधि द्वारा जो समय निर्धारित की गई है, जो विधिक कार्यवाही है और विधिक कार्यवाही के लिए जो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब की गई है, इस प्रकार जो है डिटरमाइन के जो टाइम पीरियड है, कम से कम वो जो है टाइम पीरियड के समय अगर नहीं करता है तो एग्रीमेंट क्या है, वो इस तरीके से जो है वाइड है, शून्य है। अब बात करता है कि किंतु दो या दो से अधिक न्यायालय को, जहां दो या दो से अधिक न्यायालय को दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी मामले की सुनवाई, यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है किसी मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होने, उसको ज्यूरिडिक्शन प्राप्त हो, किसी भी मामले को सुनवाई करने का उसको ज्यूरिडिक्शन प्राप्त हो, तो पक्षकारों को ये करार करने की उसमें एक न्यायालय द्वारा निपटारा है तो वाद चलाया जाएगा। यानी पक्षकारों को ये करार को जो डिस्पोजल करने के लिए एक वाद जो है चलाया जाएगा, और वो क्या होगा, लीगल होगा। अगर वो वाद चलाया जाएगा क्या होगा, वो लीगल होगा। यदि किसी न्यायालय को दीवानी प्रक्रिया से अंतर्गत सुनवाई में क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है, अगर कोई सिविल न्यायालय है और उस न्यायालय को क्या है, ज्यूरिडिक्शन प्राप्त नहीं है, तो करार उसके क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है। जो एग्रीमेंट है उसके क्षेत्राधिकार उसके ज्यूरिडिक्शन में जो है प्रदान नहीं किया जा सकता है। और यदि करार उसके क्षेत्राधिकार में प्रदान कर दिया गया, अगर कहीं ने बाय मिस्टेक जो है उसके ज्यूरिडिक्शन में वो सुन लिया और उसको ज्यूरिडिक्शन में सुनने के लिए पाता है वो एग्रीमेंट, फिर इस कंडीशन में क्या होगा, वो सारे के सारे मैटर्स जो है बगैर क्षेत्राधिकार के मामला सुना गया है तो वो क्या होगा, शून्य होगा। और वहीं पर सीपीसी के धारा 99 के अकॉर्डिंग जो है उसे वहां प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ये बताता है। अब हम सिविल प्रक्रिया देखेंगे, ज्यूरिडिक्शन पे बात देखेंगे, तो सामान्य नियम जो धारा 15 पर है और स्थावर संपत्ति से संबंधित धारा 16-18 पर है, जल जंगम चल अथवा शरीर के विरुद्ध और टाट के विरुद्ध जो है धारा 19 है, अन्य प्रकार के वाद 20 है, और वाद के स्थान संबंधी जो ऑब्जेक्शन है वो धारा 21 में सिविल प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। अब मैं बात करता हूं कि ये वो न्यायालय जहां न्यूनतम श्रेणी का हो वहीं संस्थित किया जाना चाहिए सिविल मामले में। यानी कि धारा 15 के अनुसार प्रत्येक वाद यानी एवरी सूट, एवरी मुकदमा, इसके विचार के लिए जो कंपिटेंट कोर्ट है यानी सक्षम न्यूनतम श्रेणी न्यायालय में संस्थित जो कंपिटेंट कोर्ट है उसी कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड होगा। ठीक है, इस धारा का जो पर्पज है उत्तर श्रेणी वाले न्यायालय को जो भीड़ को रोकना है। इस धारा का जो पर्पज है कि हायर कोर्ट जो है उस कोर्ट को जो है भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए है, और ट्रायल में साक्ष्यों की परीक्षा एग्जामिनेशन के लिए या मामले को निर्धारित करने के लिए, यूसुफ बनाने के लिए ये बहुत ही मुफीद है। और ये भी देखा जाएगा कि इसका मूल्यांकन कितना है, ये धन कितने का मूल्यांकन है। अगर जो कोर्ट सुनने की ज्यूरिडिक्शन है कि इस धन का इतना ही कोर्ट ये सुन सकता है, जैसे 10 लाख 20 लाख सिविल जूनियर डिवीजन सुन सकता है, 50 लाख जो है क्या नाम है सीनियर डिवीजन सुन सकता है, या उससे अधिक जो है जिलाधीश सुन सकता है। तो ये सारे मैटर जो है, ये सारे मैटर को उसके क्या है पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के साथ साथ उसके जो मूल्यांकन किया जाएगा कि वो इसके इस सूट का मूल्यांकन क्या है, उसके तहत उसका ज्यूरिडिक्शन पैदा होता है। अब दूसरी बात कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर कहां इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो ये धारा बताया गया है 16 से 18 तक कि कौन सा सेक्शन है, 16 से 18 तक अकॉर्डिंग टू सीपीसी। इसमें अचल संपत्ति की पूरा प्राप्ति के लिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे पूरा प्राप्ति के लिए वाद, इसमें रेंट भी है, जो रेंट में बेनिफिट प्राप्त होता है वो भी है, और दूसरा
और दूसरी बात कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन के लिए भी बात करता है 16। और अचल संपत्ति में मॉर्गेजी या चार्ज या रिडम्पशन या शेल या डीम्ड, यानी ये भी मैटर जो है वो सुन सकता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से किसी के राइट्स, किसी के टाइटल का डिटरमाइन के लिए, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसी के राइट को डिटरमाइन करता है, किसी को टाइटल को डिटरमाइन करता है, उस पर सुन सकता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अपकार के प्रतिकर के विरुद्ध कर सकता है, जो सिविल रॉन्ग हो उसके विरुद्ध कर सकता है। वहीं पर अटैच, शेल और मूवेबल प्रॉपर्टी के प्राप्ति हेतु मैटर सुन सकता है। अब वहीं पर धारा 17 के अनुसार जहां संपत्ति 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित है, जहां प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो क्या नाम है, कभी लखनऊ शहर में है, तो उसके बाद में क्या बाराबंकी शहर में है या सीतापुर शहर में है, तो या 2 अधिक जगह पे हो, फिर इस सूरत में क्या होगा? तो कहता है धारा 17 के अनुसार जहां संपत्ति 2 या 2 अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित है, 2 या 2 अधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, वहां धारा 17 लागू होगी। क्या लागू होगी? वहां धारा 17 अप्लाई होगा। वाद ऐसे किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है, वाद ऐसे किसी भी न्यायालय में क्या है, इंस्टीट्यूटेड किया जा सकेगा, जिसके जुरिडिक्शन के भीतर संपत्ति का कोई पार्ट जो है एग्जिस्ट करता हो, कोई पार्ट वहां एग्जिस्ट करता हो। ये सेक्शन सारी जो परेशानियां हैं उसको दूर करती है, जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में जो है सिचुएटेड है। अब वहीं पर बात करते हैं कि धारा 18 है कि उन मामलों में लागू होती है जहां न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, जो अनिश्चित हो। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से जुरिडिक्शन में है, ये पार्ट कौन से जुरिडिक्शन में है। तो मैंने बताया कि बाराबंकी लखनऊ और उसके बाद में क्या नाम है सीतापुर, कुछ पार्ट सीतापुर में है, कुछ पार्ट बाराबंकी में है, कुछ पार्ट लखनऊ में है, निश्चित नहीं है। उस सूरत हाल में क्या करेगा? तो कोर्ट उस सूरत हाल में जो जहां प्रॉपर्टी जो अवस्थित है उस जगह वो फाइल कर सकता है मुकदमा। मान लीजिए अगर कुछ भाग वहां बाराबंकी में है तो बाराबंकी की कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो धारा 18 के मामले में ऐसे मामले जो संबंध न्यायालय में कोई भी अनिश्चित संबंध में अभिलेखित कथन करते हुए कोई वाद सुनाई करता है, तो ये बताता है। अब धारा 19 से शरीर या चल संपत्ति के विरुद्ध अपकार हेतु वाद, जो बॉडी है या मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है क्षतिपूर्ति से संबंधित वाद धारा 19 में प्राप्त होता है। अब दोस्तों मैं एक केस पर जिक्र करूंगा, हाकिम सिंह बनाम स्टेट ऑफ गेमन इंडिया लिमिटेड AR 1971। और दूसरा केस करूंगा बौद्धा स्पेनिंग एंड बेबी कंपनी लिमिटेड बनाम सत्यनारायण मेरिंग एंड फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ILR 1941 38 बॉम्बे हाई कोर्ट। तो मैं पहले केस का हाकिम सिंह वर्सेस गेमन इंडिया लिमिटेड AR 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 740, इस केस के हवाले से बीमा पॉलिसी में ये कंडीशन है, क्लेम कोई रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकृत कर देता है, तो अस्वीकृति किए जाने के डेट के 3 माह के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है और 3 माह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वाद नहीं चलाया जाता है। तो वाद जो है, जो मुकदमा है, नहीं चला जाता तो पॉलिसी के अंतर्गत जो है समस्त बेनिफिट जो है सीज कर लिए जाएंगे, पूरे के पूरे बेनिफिट जो है क्या है सीज कर लिए जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये कंडीशन जो है क्या है, लीगली है और इन्फोर्समेंट भी है, लीगली भी है और इन्फोर्समेंट भी है।
ये एग्रीमेंट और प्रोसीडिंग निर्धारित समय सीमा को कम नहीं करती है। जो फिक्स टाइम पीरियड है उससे जो है क्या है, उसे कम नहीं करती, बल्कि कार्यवाही को विलंब करने के अधिकार को समाप्त करती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कम नहीं करती है। जो डेट फिक्स उसी समय आपको शूट करना था, क्यों नहीं किए, और मुकदमे की डिले भी नहीं चाहती है। तो जो टाइम फिक्स उस टाइम पे स्पेसिफाइड टाइम में ही आप जो है मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तो इसमें ये कहा कि कोई ये जो है अनलीगल नहीं है, ये प्रोविजन ठीक है, लीगल है, विद्यमान माना सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कहा कि इन्फोर्समेबल है, ये इन्फोर्समेंट करवाया जा सकता है। ये करार कार्यवाही के लिए निर्धारित समय सीमा को कम नहीं करते, बल्कि विलंब के कारण के अधिकार को, जो विलंब के जो राइट्स है उसको क्या अधिकार को क्या है, वो समाप्त करती है। चूंकि अधिकार ही समाप्त हो जाता तो उसे प्रवर्तित करने का प्रश्न उत्पन्न होता है। अगर राइट ही समाप्त हो जाता है तो उसे प्रवर्तित कराने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। ये कहता है हाकम सिमरन गेमन इंडिया लिमिटेड पर वहीं पर दूसरा केस है बड़ौदा स्पेनिंग एंड बीमिंग कंपनी लिमिटेड बनाम सत्यनारायण मैरीन एंड फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ILR 1941, पेज नंबर 38, बॉम्बे। इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है इस केस के हवाले से? न्यायालय ने जुरिडिक्शन को वेस्टेड होना या ना होना, ये सब्टेंटिव ऑफ क्वेश्चन है। क्या है ये सब्टेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इसके विरुद्ध कोई भी पार्टी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके विरुद्ध कोई भी पार्टी को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, किंतु कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन के मामले पार्टी के जुरिडिक्शन के रिलेशन की विधि को कुछ छूट प्रदान की गई है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है विधि में कुछ उनको छूट प्रदान की गई है। किसी मामले में एक से अधिक न्यायालय का जुरिडिक्शन प्राप्त है, किसी कोई भी मामले में एक से अधिक जुरिडिक्शन प्राप्त है, तो मामले के पक्षकार संविदात्मक संबंध का आरंभ होते समय जो मामले का जो संविदात्मक संबंध है यानी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, शुरू होते समय या उसके पश्चात किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने यानी किसी भी डिस्प्यूट एराइज होने पर पूर्व या अथवा पश्चात यानी बिफोर या प्रेजेंट ये समझौता कर सकते हैं, ये एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये समझौता कर सकते हैं। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विभिन्न सक्षम न्यायालय में किस न्यायालय में वाद लाया जाएगा, ये बात को मेंशन किया जाएगा। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता तो किस न्यायालय में वाद लाया जाएगा, ये बात बताया क्या है। ये बड़ौदा स्पेनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम सत्यनारायण मैरीन एंड फायर इंश्योरेंस कंपनी ILR 1941। ये केस जो है ये 2007 में HGS में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों मैं उसके बाद में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंस के जो टॉपिक है उसे बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। अगर आपको उस क्वेश्चन में केस लॉ, कंटेंट और साथ साथ आपको फैक्ट नहीं क्लियर है तो आप HGS के पेपर में, PCJ की बात नहीं करता हूं, HGS के पेपर में तभी नंबर ला सकते हैं जब तक आपकी कंटेंट क्लियर हो और उसके साथ साथ केस लॉ पे क्लियर हो, फैक्ट पे पकड़ो। ये सवाल है कॉन्ट्रैक्ट का है और आपको जानना क्या चाहता है CPC के जुरिडिक्शन को शामिल करके आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको लिखना है ये क्वेश्चन। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों मैं हर क्वेश्चन पर बहुत आराम से डिस्कस करूंगा। HGS के पर्पज से मैं बहुत ही गंभीर हूं। जो व्यक्ति HGS की तैयारी करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति आज से ही लग जाए। मैं वादे के साथ कहता हूं कि मेरे साथ रहेंगे तो मैं जहां तक समझता हूं मैं वो क्वेश्चन वो केस लॉ पर डिस्कस कर दूंगा
कि ताकि आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम है, जैसे छत्तीसगढ़ एचजीएस है, बिहार एचजीएस है, उसके बाद यूपी एचजीएस है, तो उसके लिए बहुत मुफीद होगा। एक ऐसा चैनल है जो बिल्कुल डिफरेंट है, हर चैनल से पूरा डिफरेंट ये चैनल है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पर आप बने और एक अच्छी पढ़ाई और एक अच्छी माहौल के साथ बने। मैं प्री भी क्लियर करा दूंगा, मेंस भी क्लियर करा दूंगा, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।